हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये वीडियो जो है हमारा, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज फॉर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो सीए फाउंडेशन बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर 15 है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसका जो यूनिट 1 है उसके सारे कंसेप्ट हमने लास्ट 3 वीडियोस में कवर किए हैं। सो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आई रिकमेंड कि आप पहले वो कंसेप्ट क्लियर कर लें, और एक बार आप कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो इस एक्सरसाइज को बड़ी ईजिली कर पाएंगे। सो ये एक्सरसाइज आप लोगों को खुद करनी है। आई एम देयर टू हेल्प। हम लोग एक एक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, यू विल डू इट योरसेल्फ, और कोई अगर डाउट्स होंगे यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। चलिए, सो लेट्स बिगिन दिस एक्सरसाइज। चैप्टर 15 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यूनिट 1, सेट ए। सो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, राइट डाउन द करेक्ट आंसर्स, ईच क्वेश्चन गेट्स 1 मार्क्स, ओके। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्स। बताइए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या मेजर करता है। मैंने बताया था कि सेंट्रल टेंडेंसी क्लस्टरिंग बताता है कि ऑब्जर्वेशन सेंट्रली कहीं लोकेटेड है, तो वो कहाँ लोकेटेड है उस वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो क्या मेजरमेंट बताता है वो, सेंट्रल लोकेशन का। स्कैटरनेस तो डिस्पर्शन को बोलते हैं, वो हम अगले टॉपिक है हमारा जो अगला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे स्कैटरनेस। तो सेंट्रलनेस या सेंट्रल लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे देखी जाती है सर, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प से। सेकंड, while computing the AM from a group frequency distribution we assume that। जब आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो आप एक अजम्पशंस लेते हैं। पता है ये वो अजम्पशन क्या है, ऑल क्लासेस आर ऑफ इक्वल लेंथ, द क्लासेस हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, ऑल द वैल्यूज ऑफ अ क्लास आर इक्वल टू मिड वैल्यू। आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मैंने बोला था ग्रुप फ्रीक्वेंसी के केस में एक्स आई की जगह आप मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये क्लास इंटरवल के बीच में क्या क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है, तो मैं एक अजम्पशन लेता हूं कि सबका एवरेज मिड वैल्यू के बराबर होगा। सो यही हम अजम्पशन लेके चलते हैं, ऑप्शन सी, ऑल द वैल्यूज ऑफ अ क्लास आर इक्वल टू मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास इंटरवल। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मीन इज रिजिडली डिफाइंड, ये तो ट्रू है। मीन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, ये फॉल्स है। मीन का एक ही ड्रॉबैक था, वो यही था, मीन इज affected by due to sampling fluctuation. So option B is the wrong statement, so that will be the right option. Which of the following statement is true? Usually mean is the best measure of central tendency, ये true है। median best, no। mode is best, no। GM is best, no। so option A is the right answer. For open in classification, याद है जहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल्स ओपन होता था, less than 5000 या more than 10000, इन केसेस में हम पार्टीशन वैल्यू या मीडियन को यूज करते थे। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन। देन नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस डज नॉट अफेक्ट। सो मीडियन ही एक ऐसा केस है जहाँ पे सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन या एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का इंपैक्ट नहीं होता, क्योंकि सर वो सिर्फ मिड वैल्यूज को कंसीडर करता है। सो इसका राइट आंसर भी होगा मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन केस ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन। अगर ऑब्जर्वेशंस इवन नंबर में, मैंने बताया भी था इवन और ऑड का कैसे निकालते हैं। अगर ऑड है तो n+1/2 निकाल दीजिए, इवन है तो बीच की दो टर्म्स का सिंपल एवरेज। इन केस ऑफ इवन नंबर मीडियन इज एनी ऑफ द टू मिडिल मोस्ट वैल्यू, नो नॉट एनी। द सिंपल एवरेज ऑफ टू मिडिल मोस्ट वैल्यू, यस। द वेटेड एवरेज, नो सर, वेटेड एवरेज जैसा कुछ कंसेप्ट वहाँ नहीं होता है। देन मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, सबसे ज़्यादा कॉमनली कौन सा यूज होता है सर, एम सबसे ईजी होता है तो उसे ही सबसे कॉमनली यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, इसमें से ऐसा कौन सा है जो यूनिकली डिफाइंड नहीं होता, मतलब जिसके एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। सर मीन तो एक ही निकलता है, मीडियन भी रिजिडली डिफाइंड होता है, लेकिन मोड के कभी कभी बाय मॉडल, मल्टी मॉडल, कभी कभी नो मॉडल। सो हो सकता है कि मोड की वैल्यू ही ना आए, सो दैट्स व्हाई मोड इज नॉट यूनिकली डिफाइंड। The next question is which of the following measure of central tendency is difficult to compute। तो हम देखते हैं कि कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो कंप्यूट करना डिफिकल्ट होता है। तो मैंने बोला मीन, मीडियन, मोड तो इजी होते हैं। जीएम में हमको मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, nth रूट निकालना होता है, सो वो उसका कैलकुलेशंस थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो ऑप्शन 10 का डी। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज कंसिडर्ड फॉर फाइंडिंग एवरेज रेट्स। आपको बताया था एवरेज रेट्स के केस में आप यूज करेंगे जीएम, एचएम, लेकिन आपके पास ऑप्शन है बी एंड सी बोथ, तो क्या आप बोथ बी एंड सी लगाएंगे। सर परसेंटेज भी एक तरह का रेट होता है, बस वो डिवाइड बाय 100 होता है। तो नॉर्मल रेट्स में तो एचएम यूज होता है, लेकिन परसेंटेज भी अपने आप में एक रेट है, पर 100 वो भी एक रेट है। तो परसेंटेज के केस में जीएम यूज होता है। तो यहाँ पे क्योंकि क्लियरली नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा वाला रेट है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे सर, बोथ बी एंड सी। चलिए
उसके बाद है फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, उसी में से देख के आप ऑप्शन लगा दीजिए। सो क्या था हम लोग देख लेते हैं एक बार, हमने लिखा था हमारे नोट्स में ये था मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। सो मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट इज वेटेड एवरेजेस आर कंसीडर्ड व्हेन, weighted averages are considered when the data are not classified, wrong, the data are put in the form of group frequency, नहीं, तभी भी weighted average यूज नहीं करते। all the observations are not of equal importance, यही मैंने बताया था आपको कि जब सारे ऑब्जर्वेशन सेम इंपॉर्टेंस के नहीं होते तब हम weighted averages का यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, क्लास टर्म जो नॉर्मल टर्म क्लासेस एग्जाम्स होते हैं, देन मिड टर्म, देन फाइनल एग्जाम्स, सबका इंपॉर्टेंस अलग अलग होता है। Which of the following result hold for a set of distinct positive observation, बोल रहा है और पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है डिस्टिंक्ट है मतलब अलग अलग हैं, तो उस केस में कौन सी रिलेशनशिप सही होगी? सर वैसे जनरल रिलेशनशिप तो मेरी ऑप्शन ए है, एम इज मोर देन इक्वल टू जी एम इज मोर देन इक्वल टू एच एम, बट यहाँ बोल दिया है कि ऑब्जर्वेशन डिस्टिंक्ट है मतलब इक्वल तो हो नहीं सकते तीनों, मतलब ऑप्शन सी विल बी द एप्रोप्रिएट हियर। When a firm registers both profit and losses, which of the following measure of central tendency cannot be considered? अगर फर्म ने प्रॉफिट और लॉस दोनों किया है तो कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी यूज नहीं करोगे आप डेटा निकालने में? सर प्रॉफिट एंड लॉस से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहने में, इसका कहने का मतलब ये है कि एक फर्म के प्रॉफिट्स या लॉसेस का एक डेटा जो है उसका हमें मीन या मीडियन या मोड या सेंट्रल टेंडेंसी कुछ निकालना है, तो कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी प्रॉफिट और लॉस दोनों होने के केस में नहीं यूज होगी? तो प्रॉफिट मतलब नेगेटिव लॉस, मतलब ये कैसा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिसमें प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन भी है और लॉस मतलब नेगेटिव भी है, तो जीएम नेगेटिव के केस में यूज नहीं होता, ये हमने पढ़ा था। जीएम इज ओनली यूज्ड व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर पॉजिटिव, सो ऑप्शन बी, व्हेन बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेस आर देयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड जीएम। फिर हमारा क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स पार्टीशन वैल्यू है, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में हमारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बांटता है, तो वही आपसे क्वेश्चन किया हुआ है, क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज डिवाइडिंग अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। Then quartiles can be determined graphically using, क्वार्टाइल्स हम ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं, हमने चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के बेसिक वाले चैप्टर में पढ़ा था, ऑगिव्स की मदद से आप क्वार्टाइल्स निकाल सकते हैं, तो राइट आंसर इज ऑगिव्स। उसके बाद आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पॉसेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, मैथमेटिकल मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लायर रूट स्क्वायर रूट फैक्टोरियल व्हाटएवर, सो सर ए एम जी एम एच एम तीनों ही मैथमेटिकल प्रॉपर्टी पॉसेस करते हैं, सो ऑल ऑफ दिस विल बी द आंसर। And which of the following measures satisfy the linear relationship between two variable? Linear relationship between two variable का मतलब है linear equation satisfy होती है किस केस में? हमने देखा था the change of origin, change of scale दोनों का impact mean, median, mode तीनों में पड़ता है, so all of these satisfy a linear relationship y is equal to a plus bx, so answer is D. Which of the following measure of central tendency is based on only 50% of central values? मैंने बोला था कौन सा ऐसा सेट ऑफ हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस की एक्सट्रीम वैल्यूज को इग्नोर करता है, सिर्फ सेंट्रल की वैल्यूज को लेता है? सर मीडियन, मीडियन मिडिल मोस्ट वैल्यूज को देखता है, सो दैट ओनली कंसीडर्स द 50% ऑफ सेंट्रल वैल्यूज, तो राइट आंसर इज मीडियन। उसके बाद सेट बी में हमारे पास हालांकि लिखा हुआ है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, बट इन रियलिटी यही क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स में आते हैं सीए फाउंडेशन में, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि 2 मार्क्स का लिखा है तो आई शुड लीव इट, नो, यू हैव टू डू सेट बी वेरी प्रॉपरली। सेट सी आर द बिगर क्वेश्चंस, उनको आप फिर भी छोड़ सकते हैं, बट सेट बी इज मोर एसेंशियल, उसको तो आपको करना ही करना है, ठीक है। चलिए, इफ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशंस 15, 20 एंड 25, देन द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। अगर आपको याद हो एएम की एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक मीन, जब उन पूरे का समेशंस किया जाता है तो 0 के बराबर होता है, तो चाहे ऑब्जर्वेशंस कुछ भी हो 15, 20, 25, अगर ये डेविएशन मीन से है तो वैल्यू हमेशा 0 आएगा। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग हियर, दैट्स ओरल क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन? मीडियन आपको याद है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और सेंटर मोस्ट वैल्यू,
क्योंकि ये ऑड है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। 5, 8, 6, 9, 11, 4, तो इसको निकालते हैं हम। क्या है 5, 8, 6, 9, 11, 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को बनना चाहिए। एक मैं फिर भी बता देता हूँ, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो हो जाएगा 4, 5, 6, 8, 9, 11। ठीक है, सो सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, सेंटर की दो वैल्यू 6 और 8, इन दोनों का सिंपल एवरेज 7। 7 इज द राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन बी। व्हाट इज द मॉडल वैल्यू? मॉडल वैल्यू का मतलब मोड। व्हाट इज द मॉडल वैल्यू ऑफ नंबर 5, 8, 6, 4, 10, 15, 18, 10? किसका रिपीटेशन सबसे ज्यादा? सर 10 दो बार रिपीट हो रहा है, बाकी सारे एक बार हैं, तो 10 इज द मोड। एंड व्हाट इज द जीएम ऑफ 8, 24 एंड 40? तीनों का मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट निकालिए। 8, 24 एंड 40, इसका क्यूब रूट मैं शो करूंगा 1/3 से। ठीक है, ये आप कैलसी से कर सकते हैं। 7680 का क्यूब रूट। अब सर मुझे क्यूब रूट निकालते तो कैलसी में आता नहीं है कि 7680 का क्यूब रूट क्या होगा, तो आप ऑप्शन से देख लीजिए। ऑप्शन में जिसका वैल्यू 7680 के क्यूब के बराबर है वो राइट आंसर होगा। देखिए 24 का क्यूब क्या होता है? 24 का क्यूब 13824, वो तो होगा नहीं। उसके बाद 12 का क्यूब, सर वो तो और छोटा होता है। 12 का क्यूब है आपका 1728, तो ये भी नहीं होगा। फिर आया आपका 15 क्यूब रूट का क्यूब इंटू 8 क्यूब, तो 15 क्यूब रूट का क्यूब होता है 15 और 8 का क्यूब होता है 512। 512 इंटू 15 होता है 7680। ये देखिए 7680, तो ये आप करेंगे, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद है हार्मोनिक मीन ऑफ 235। वेरी इजी। हार्मोनिक मीन के लिए n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3। कैलसी लेके सारे डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लीजिए। 1/2 m प्लस 1/3 m प्लस 1/5 m प्लस मेमोरी रिकॉल करेंगे तो 1.033 डिवाइड इक्वल टू इंटू 3 करेंगे तो 2.903। 2.90 दिया हुआ है। दिस इज द क्लोजेस्ट आंसर, ऑप्शन सी। इफ am and gm for two numbers, we are in question number 6. If am and gm of two numbers are 6.5 and 6 respectively, then the two numbers are, ऑप्शन से कर लीजिए। 6, 7 का am क्या होता है 6.5, इनका gm सर 6 नहीं होता। 9 और 4 का gm 9 इंटू 4 36 का स्क्वायर रूट 6, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 9 और 4 का am 6.5 होता है, gm 6 होता है। ऑप्शन से ही करना डायरेक्ट ये क्वेश्चन। देन इफ am and gm for two numbers are 5 and 3.2 respectively, then the gm will be, तो आपसे बोल रहा है सर कुछ नंबर्स हैं दो, उनका am और gm जो है वो 5 और 3.2 है, तो बताइए am और hm दिया तो gm क्या होता है? आपको याद होगा हमने एक लास्ट में रिलेशनशिप पढ़ा था, ah इज इक्वल टू जी स्क्वायर। मतलब सर am इंटू hm करते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर आता है, तो am hm आपको दिया हुआ है 5 इंटू 3.2, इससे आपको 5 इंटू 3.2, इससे आपका जी स्क्वायर कैलकुलेट होगा। 5 इंटू 3.2 कितना होता है 16, तो अगर ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर 16 है तो बताइए ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? प्लस माइनस 4 दिया है क्या? 4.00। देखिए माइनस वाला तो दिया नहीं है, प्लस वाला दिया, तो बाकी सारे ऑप्शंस तो होंगे ही नहीं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर द ऑब्जर्वेशन? फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है, किसी भी पार्टीशन वैल्यू का फॉर्मूला कॉमन है, n प्लस 1 pth टर्म। ठीक है, कितने सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, सो n की वैल्यू हो गई 8 प्लस 1 9 p। क्वार्टाइल 1 निकालना आपको, फर्स्ट क्वार्टाइल का p वैल्यू होता है 1/4, तो 9/4। बताइए 9/4 क्या होता है? 2.5, 2.25। तो 2.25 टर्म का मतलब क्या है सर? सेकेंड टर्म प्लस थर्ड माइनस सेकेंड इंटू 0.25। बताइए सेकेंड टर्म क्या है? तो सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, तो सबसे छोटा है 10, 10 12 15 16,
पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं. असेंडिंग ऑर्डर विल बी 10, 12, 15, 16, 18, 20, 23, 28. ये 8 ऑब्जर्वेशन हो गई. सो व्हाट इज द सेकंड टर्म? सर सेकंड टर्म है 12. व्हाट इज थर्ड माइनस सेकंड का डिफरेंस? 3 इंटू 0.25. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12.75. ये देखिए ऑप्शन सी. ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 8. 9th भी सेम क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करूंगा वीडियो में. थर्ड डिसाइल निकालना मतलब D3. तो P की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/10. 3/10 को यूज कर लेंगे. पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए. n+1 pth वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. इफ देयर आर ग्रुप्स कंटेनिंग 30 and 20 ऑब्जर्वेशन हैविंग 50 and 60 एज अरिथमेटिक मीन, व्हाट इज कंबाइंड मीन? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n1 प्लस n2. ये भी आप डायरेक्टली फॉर्मूले से कर सकते हैं. देन क्वेश्चन 11. क्वेश्चन 11 इज इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझिएगा. The average salary of a group of unskilled worker is 10,000 and that of a group of skilled workers are 15,000. If the combined salary is 12,000, what is the percentage of skilled worker? हमने जो combined मीन का एग्जाम्पल पढ़ा था उसके जैसा एग्जाम्पल है, लेकिन डेटा काफ़ी कम दिया हुआ है और आपकी रिक्वायरमेंट भी कुछ अलग है. उसने क्या बताया कि आपका ये टोटल सेट ऑफ वर्कर्स है एक कंपनी में. ठीक है, इस टोटल सेट ऑफ वर्कर्स में कुछ स्किल्ड होंगे, कुछ अनस्किल्ड होंगे. अब स्किल्ड वालों का एवरेज कितना आ रहा है? x बार. ये मैं नाम लिख देता हूँ, स्किल अनस्किल्ड. अनस्किल्ड. ठीक है, सो अनस्किल्ड का एवरेज है 10,000, स्किल्ड का एवरेज है 15,000. कंबाइंड सैलरी आपको दी हुई है. सर इस पूरे का टोटल का एवरेज जो है मेरा वो है 12,000. तो बताइए परसेंटेज इसका और इसका परसेंटेज क्या है? सर इसके बारे में तो कोई वैल्यू नहीं दिया, तो इसका परसेंटेज कैसे निकालें? इसका रेशियो भी निकालेंगे तो सर इसका परसेंटेज निकल सकता है. जब आपको कुछ भी क्लू नहीं समझ में आ रहा तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख दीजिए. कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2. अब आपको ये n1 n2 जो हैं उनके ही नंबर्स लिखने हैं. तो कंबाइंड मीन मेरा हो गया 12,000. n1 ये बताइए n1. सर ये नहीं पता, तो ये लिख दीजिए x1 दिया हुआ है 15,000 प्लस n2 को भी ऐसे ही लिख दीजिए. x2 दिया हुआ है आपका 10,000 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा 12,000 n1 प्लस 12,000 n2 इज इक्वल टू 15,000 n1 प्लस 10,000 n2. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा n1 ये हो जाएगा 2,000 n2 is equal to 3,000 n1. So can I say n2 upon n1 is equal to 3 upon 2? ये आपका रेशियो आ गया. अब अगर टोटल 100 हैं वर्कर्स तो 3 और 2 के रेशियो में n2 और n1 को बांट दीजिए. तो n2 हो जाएगा 60, n1 हो जाएगा 40. सो 60%, 40%. सो 2 मैंने किसको माना था? 2 मैंने इसको माना था अनस्किल्ड को. तो 40% स्किल्ड, 60% अनस्किल्ड. तो ये आपसे किसका पूछ रहे हैं? 40 परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर. स्किल मीन्स n1. यस, n1 का है 40%. तो राइट आंसर विल 40%, ऑप्शन है. ठीक है, समझ रहे क्वेश्चन को? तो आपके पास नंबर्स नहीं दिए थे, लेकिन आपको निकालना भी नंबर्स नहीं, आपको निकालना क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स. तो आप रेशियो निकाल के परसेंट तो निकाल सकते हैं, कभी भी रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफ देयर आर टू ग्रुप्स कंटेनिंग 75 and 65 एज हार्मोनिक मीन एंड कंटेनिंग
15 and 13, ओके, ऑब्जर्वेशन, ये आपका N1 N2 दिया है, ये H1 तो कंबाइंड HM, सर ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैं नहीं कराऊंगा, कंबाइंड HM का हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द HM ऑफ 1, 1/2, 1/3 अप टू 1/n? तो हार्मोनिक मीन निकालना है आपको, ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हैं 1, 1/2, 1/3, 1/n। ये क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद आपको समझ में आता है, फिर भी जिन लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज समझ लिया है उनके लिए मैं ये क्वेश्चन कर देता हूँ, अज्यूमिंग दैट आपको सीक्वेंस एंड सीरीज आता है। लेट्स डू क्वेश्चन 13। सो आपके पास ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं 1, 1/2, 1/3 अप टू 1/n, ओके। और इसका आपको निकालना है HM के लिए सबसे पहले रेसिप्रोकल करना पड़ता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, इसका 3 अप टू 1/n का n, और इसका मीन निकाल लिया। इसका मीन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इसका सम निकालना है, तो इसका सम होता है सीक्वेंस एंड सीरीज के हिसाब से 1, 2, 3, 4 अप टू n का सम होता है n+1/2, ये आ गया सम डिवाइडेड बाय n, तो ये आपका हो जाएगा am, और इसी को रेसिप्रोकेट कर दो तो ये हो जाएगा n/n, n+1/2, तो n और n कैंसिल हो गए, 1/n+1/2 तो हो जाएगा 2/n+1। ये आपका फॉर्मूला बन के आ जाएगा किसका, HM का। ये ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन सी, 2/n+1। नाउ एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम A to B at the rate of 500 km/h and come back from B to A at 700 km/h, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या है? सर देख के तो समझ में आता है 500 700 दोनों का एवरेज हो जाएगा 600। नो, दिस इज अ रेट, स्पीड इज अ रेट, तो आप लगाएंगे HM यूज करेंगे तो आपका आंसर आएगा 583.33। HM से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैंने बताया भी था कि HM का कब यूज करते हैं, इसी के जैसा हमने एग्जांपल लिया था, हमने ट्रेन का लिया था, यहाँ पे एरोप्लेन का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये इफ अ वेरिएबल अज्यूम्स द वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5 विथ फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 4, 5, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन? सिंपली है, f(x) निकाल के उसका डिवाइडेड बाय सिग्मा f कर दीजिए, तो f(x) कैसे आएगा? 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कीजिए, उसका सम निकालिए और डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कर लीजिए। And two variables are given by xy are given by y is equal to 2x minus 3. If the median of x is 20, what is the median of y? x की जगह मीडियन की वैल्यू डाल दीजिए तो आपको y का मीडियन मिल जाएगा। सो क्या होगा सर? 2 × 20 40 minus 3 37. If the relationship between two variable u and v are given by 2u plus v plus 7 0, and if the am of u is 10, then am of v, सर यहाँ पे u पुट कर दीजिए, u की जगह u का am डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 20, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 27 minus 27, 20 plus 7 सामने जाएगा तो -27, so answer is C. If x and y are related by x minus y minus 10 is equal to 0 and mode of x is known to be 23, mode of y, यहाँ भी x की जगह पुट कर दीजिए 23, तो ये हो जाएगा y plus 10 is equal to 23, तो y is equal to 23 minus 10 13. Now gm of x is 10, gm of y is 15, the gm of xy, simply multiply 10 into 15, which is 150. No need to do any log thing. That is the different property कि सर आप sum of the observations का log करते हैं तो वो log of g के बराबर होता है। ये तो सिंपली है सर, दो का प्रोडक्ट, दो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके gm इंडिविजुअल दिए हैं, उनका प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट के gm के बराबर होगा। Then let am and gm for 10 observations are both 15, then the value of hm. सर am और gm सेम है तो hm भी सेम आएगा, समझिए इस बात को। अगर am और gm सेम है तो hm इन यानी कि सेम ही आना है आपका, ठीक है। ये हो गया आपका सेट बी। सेट सी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, ये बड़े क्वेश्चन हैं, इनके आने के चांसेस कम है, बट कुछ भी हो सकता है। इट्स ICI मटेरियल का एग्जाम का कोई पैटर्न डिसाइडेड नहीं होता। मोस्ट प्रोबेबली आपका प्रॉपर्टीज़ के जो क्वेश्चंस हैं एक्स और वाई वाले, ये सब आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। सेट बी में भी हमने देखा हर तरह के क्वेश्चंस थे। सेट सी थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें अंडरस्टैंडिंग की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट आपकी लेबरियस की रिक्वायरमेंट होती है, तो जनरली वो क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं बिकॉज इट टेक्स टाइम ऑल्सो एंड इट डू नॉट जजेस योर कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये 4 वीडियोस बन गए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के,
सो फर्स्ट 3 वीडियोस में हमने सारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कवर किए हैं, इंक्लूडिंग इट्स ऑल थ्योरी एंड ऑल एग्जांपल्स, ऑल फार्मूला, और इस वीडियो में हमने सारी एक्सरसाइज कवर करिए। आप लोग सेल्फ इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद वीडियो से सॉल्यूशन देखिए तो इट विल बी बेटर फॉर यू। चलिए, थैंक यू, बाय।